लो भाई, आ गया दिनेश पेप्सी पानी पूरी वाला। आइए आइए और पेप्सी पानी पूरी खाइए। पानी पूरी खाने का एक नया अंदाज। आइए आइए। दिनेश जैसे ही बाजार में अपना ठेला लाते हुए आवाज लगा रहा होता है तो पहले से ही वहाँ खड़े पानी पूरी वाले उसका मजाक उड़ाते हैं। पेप्सी पानी पूरी अब पानी पूरी में पेप्सी डालकर बेचेगा क्या ये आदमी है? अरे लोग तो ऐसी पानी पूरी चखते ही उल्टियाँ करने लगेंगे भैया। सही कह रहा है भोला तू। देखना तू 10 दिन भी नहीं टिकेगा यहाँ पे। सभी पानी पूरी वाले उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन ग्राहक उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। अरे देख तो नेहा, कोई नया पानी पूरी वाला आया है। चल तो सही, इसकी पेप्सी वाली पानी पूरी चख कर आए, आखिर ये होती कैसी है। हाँ हाँ चल। अरे भैया जरा हमरे लिए एक एक प्लेट लगाना तो। वैसे कितने का एक प्लेट? जी सिर्फ 20 रुपए प्लेट। फिर जैसे ही काजल और नेहा उस पानी पूरी को अपने मुंह में रखती है, वो तो खुशी से पागल हो उठती है। अरे वाह 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 वाह, इसका पेप्सी वाला पानी पूरी तो बड़ा ही कमाल का है रे। क्या स्वाद है, मजा ही आ गया। क्या लाजवाब मजेदार पानी पूरी है। अरे इसके आगे तो सबकी पानी पूरी फेल है। सुनो भाइयों बहनों, इस पेप्सी पानी पूरी वाले की पानी पूरी तो लाजवाब है। सब खाओ, दिल खोल कर खाओ, लेकिन भैया हमरे लिए पहले एक एक प्लेट और लगाओ। उन दोनों के इतना कहते ही दिनेश के ठेले के आसपास भीड़ लग जाती है। सभी उसकी पानी पूरी को चखने के लिए बेताब हो जाते हैं। भैया मेरे लिए जल्दी से एक प्लेट लगा दो भैया। अरे अभी तू ठहर भैया, है तू मेरे बाद आया था, पहले मैं खाऊंगा। हाँ भैया मेरा। अरे अरे सब्र करो भाई, सब्र करो। मेरी पेप्सी पानी पूरी तुम सबको मिलेगी, ठीक है? दिनेश की पेप्सी वाली पानी पूरी ने सब पर ऐसा जादू चलाया कि उसका धंधा जोरों से चल पड़ा। उस दिन के बाद वो जैसे ही ठेला लगाता उसकी कमाई शुरू हो जाती। अगर कुछ महीने ऐसे ही कमाई होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब मेरे बंटू का इलाज हो जाएगा और वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। बंटू दिनेश का 7 साल का बेटा था और उसके दिल में छेद था। उसके ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने काफी खर्चा बताया था। दिनेश जब भी शाम को घर लौटता तो बंटू अक्सर उससे पूछता, पापा आपने मेरे इलाज के लिए पैसे जोड़ लिए क्या? अब कुछ ही महीनों की बात है बेटा, मैं जल्दी ही तेरे इलाज के लिए पैसे जोड़ लूंगा। ऊपर वाले की दुआ से अपना पेप्सी पानी पूरी का धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। सच्ची पापा? फिर तो मैं भी आपके साथ खेल सकूंगा, दौड़ूंगा, भागूंगा और आप देखना फिर तो रेस में मैं ही फर्स्ट आऊंगा। दिनेश की बीवी संध्या जब भी अपने बेटे को ये कहते सुनती तो वो कहती, तू बिल्कुल भी परेशान मत हो बंटू, मैं रोज मंदिर जाकर तेरे ठीक होने के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तू देखना भगवान तुझे बहुत जल्द ठीक कर देंगे। एक दिन दिनेश के ठेले पर हीरो नाम का अधेड़ उम्र का आदमी उसकी पानी पूरी चखने आता है। वो नशे में होता है, तभी उसकी नजर दिनेश के गले पर जाती है। किसी ने ठीक ही कहा था इसके बारे में, इसका गल्ला तो लबालब नोटों से भरा हुआ है भाई। हीरो एक ठग, शराबी और जुआरी किस्म का आदमी था। उसका काम ही लोगों को ये सब बुरी लत लगाना था। दिनेश के भरे गले को देखने के बाद हीरो उससे कहता है, अरे सुना है कि तेरे बेटे को कोई बड़ी बीमारी है अभी, है? और उसके इलाज के लिए तुझे लाखों चाहिए? हाँ भाई सही सुना है, मुझे मेरे बेटे के इलाज के लिए कई सारे पैसों की जरूरत है। तो तुझे क्या लगता है इस ठेले से तू लाखों रुपए कम समय में कमा पाएगा? इसके लिए तो तुझे कई साल लग जाएंगे। हाँ लेकिन इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकता हूँ भाई? देख इसमें मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। अगर तुझे हफ्ते भर में ही 5 लाख रुपए कमाने हो तो मुझे आकर मिल लेना। ये रहा मेरा पता, ठीक है ना? अच्छा अब मैं चलता हूँ, ठीक है भाई? आखिर ऐसा कौन सा रास्ता है इसके पास जो ये मुझे एक हफ्ते में इतने पैसे कमा कर दे देगा? खैर मुझे क्या, मुझे तो बस अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे से मतलब है। एक काम करता हूँ, एक बार जाकर इससे मिल ही लेता हूँ। यही सब सोचकर एक दिन दिनेश जाकर हीरो से मिलता है। हीरो उसे ऐसे सपने दिखाता है कि दिनेश ज्यादा पैसे कमाने के लालच में उनके साथ जुआ खेलने लग जाता है। कल मैंने 1000 रुपए लगाकर 2000 कमाए थे। ऐसा करता हूँ आज ठेले की सारी कमाई ही लगा देता हूँ, एक दिन में डबल कमाई हो जाएगी। धीरे धीरे दिनेश को जुए के साथ साथ शराब की लत भी लग जाती है। शराब की लत उसे ऐसी लगती है कि उसका अपने काम में मन ही नहीं लगता और वो ठेले पर खड़ा होकर भी शराब के नशे में डोलता रहता है। भैया एक प्लेट लगाना तो। अरे लगता है इस आदमी ने तो शराब पी रखी है। चलो चलो हमें नहीं खानी इसकी पानी पूरी, चलो दूसरी वाली पानी पूरी खाने चलते हैं। धीरे धीरे दिनेश के सभी ग्राहक कट जाते हैं और वो सभी दूसरे पानी पूरी वालों के पास जाकर पानी पूरी खाते हैं। ये देख
भोला और राजू बहुत खुश होते हैं। देखा भोला, अपनी चाल कामयाब हो गई ना। बिल्कुल सरकार, अब देखना उसकी पानी पूरी की तरफ तो कोई देखेगा भी नहीं, सब अपनी ही पानी पूरी खाएंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। अपने धंधे को मंदा देख दिनेश शराब और जुए की लत में और डूब जाता है और उसका बचा खुचा धंधा भी चौपट हो जाता है। ये सब देख संध्या और बंटू बहुत दुखी होते हैं। फिर बंटू अपनी माँ से कहता है, माँ, अब तो मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगा ना। पापा तो अब सारे पैसे शराब और जुए में ही उड़ा देते हैं। तू परेशान मत हो मेरे लाल, बस ऊपर वाले पर भरोसा रख, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारा दिन नशे में धुत रहने और धंधा चौपट होने के कारण दिनेश के घर में खाने पीने के भी लाले पड़ जाते हैं। माँ, अब तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। अब तो लगता है भूख से ही हम सब मर जाएंगे। ऐसा नहीं कहते मेरे बच्चे, सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है। आज बुरा वक्त आया है, कल अच्छा वक्त भी आएगा। ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है। फिर एक दिन उस बाजार में एक आदमी आता है जो सबको पर्चे बांट रहा होता है। तभी वो दिनेश के ठेले पर आता है। अरे सुनो भाई, पेप्सी पानीपुरी वाले, हमारे सेठ मंगल राम चाट भंडार वाले की तरफ से एक प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसमें सभी चाट वालों के बीच कंपटीशन होगा। जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे पूरे 5 लाख इनाम और साथ ही हमारे मशहूर मंगल राम चाट भंडार वाले बाजार में एक स्टॉल भी लगाने को मिलेगा। मंगल राम चाट भंडार बाजार, वहाँ तो बड़े बड़े लोग आते हैं चाट खाने के लिए। अरे तभी तो कह रहा हूँ, अगर जीत गए तो रोज की अच्छी खासी कमाई होगी और 5 लाख मिलेंगे वो अलग। मंगल राम चाट भंडार कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी, बल्कि शहर का फेमस चाट बाजार था, जहाँ शहर के बड़े बड़े लोग चाट खाने आते थे और कई टूरिस्ट भी वहाँ आते थे। उस बाजार में चाट लगाने वालों की अच्छी खासी कमाई होती थी। लेकिन ये सब बातें जानते हुए भी दिनेश उस प्रतियोगिता में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाता। मंगल चाट भंडार है तो मुझे क्या, मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर भोला और राजू उस कंपटीशन के बारे में सुनकर आपस में कहते हैं, सुन भोला, इस कंपटीशन को तू जीते या मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कोई और नहीं जीतना चाहिए। हाँ भाई, बस एक उस दिनेश का ही डर था, लेकिन वो तो हमारी कृपा से फेल हो चुका है, तो अब हम दोनों के अलावा उस कंपटीशन को कोई जीत ही नहीं सकता। अगले दिन हीरो भोला और राजू से मिलने आता है। क्यों भाई, मान गए ना मुझे? आखिर मैंने शराब और जुए की लत लगाकर उस दिनेश के धंधे को चौपट कर ही दिया भैया। तुम्हारे एक बार कहने से ही तुम्हारे दुश्मन को कैसे ढेर कर दिया मैंने। अगर वो ढेर नहीं होता तो हमारा धंधा आबाद कैसे होता भाई। उसकी पेप्सी पानीपुरी ने तो हम लोगों का धंधा ही चौपट कर दिया था भाई। तभी उनकी ये सारी बातें दिनेश सुन लेता है और अपने किए पर उसको बहुत पछतावा होता है। मैं भी कितना बेवकूफ था जो इन पाखंडियों के झांसे में फंस गया और बर्बाद हो गया, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं इन सबको मजा चखाऊंगा, मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लूंगा। यही बात मन में ठाने दिनेश उस चाट प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है और अपनी पेप्सी वाली पानीपुरी की रेसिपी से इस कॉन्टेस्ट को जीत लेता है, जिससे उसे 5 लाख का इनाम मिल जाता है। साथ ही मंगल चाट भंडार में स्टॉल लगाने के लिए जगह भी। इनाम से मिले पैसों से वो अपने बेटे का इलाज करवाता है। बंटू पूरी तरह से ठीक हो जाता है और वो भी दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद करने लगता है। दिनेश की पेप्सी पानीपुरी अब मंगत राम चाट भंडार की जान बन गई थी। उस बाजार में जो भी ग्राहक आता वो उसकी पानीपुरी चखे बिना वापस नहीं जाता। उसकी तरक्की देख राजू, भोला और हीरो को अपनी करनी पर बड़ा पछतावा होता है। भदनपुर शहर से कुछ ही दूर दीनानगर नाम का एक गांव था। उस गांव में मोहन नाम का एक ग्वाला रहता था, जो हर सुबह शहर दूध बेचने जाया करता था। मोहन, तुम बहुत अच्छा दूध बेचते हो, एकदम ताजा। जहाँ शहर में तो सब माल नकली है, दूध में पाउडर मिलाते हैं, एक तुम ही हो जो शुद्ध दूध देते हो मोहन। जी साहब, मैं तो एक छोटा सा ग्वाला हूँ और ईमानदारी का ही व्यापार करता हूँ, उसी का खाता हूँ। भदनपुर में केवल एक ही डेयरी थी, बजरंग डेयरी, लेकिन वह मिलावटी और अशुद्ध दूध देता था। मगर कोई और चारा ना होने के कारण लोगों को उसी का दूध, दही, पनीर व अन्य दूध से बने सामान खरीदना पड़ता। अरे बजरंग भैया, जरा 1 किलो दूध तो देना। बजरंग ने एक पैकेट निकालकर औरत को थमा दिया। अरे इसका वजन तो करो, और कल का दूध तो उबालते ही आधा हो गया था। वजन करके ही रखा है, पूरा 1 लीटर है।
लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। औरत मजबूर होकर वो दूध ले लेती है और निराश होकर चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। शहर के लोगों को मोहन दूध वाले के बारे में पता चलता है और धीरे धीरे लोग उसी से दूध लेना शुरू कर देते हैं। ले लो, दूध ले लो। अरे मोहन, रुको तो, जरा 1 लीटर दूध देते जाओ। वाह मोहन, तुम्हारा दूध तो एकदम शुद्ध नजर आ रहा है। बिल्कुल, अभी ताजा ताजा भैंस का दूध लगा कर आया हूँ गाँव से। तभी दूसरी महिला भी वहाँ पहुँच जाती है। अरे मोहन भैया, मुझे आज 2 लीटर दूध देना, आज खीर बनानी है। जी लीजिए, खीर के लिए मैं आपको गाय का दूध दे देता हूँ, भाव बिल्कुल बराबर है। धीरे धीरे मोहन दूध वाले की चर्चा सारे शहर में फैल जाती है और बजरंग डेयरी से कोई भी दूध नहीं खरीदना चाहता। अरे सुना है, दीनानगर से एक दूध वाला हर रोज सुबह शहर आता है और बहुत ही सुंदर दूध देता है। हाँ सही बात है, और अब तो हमें बजरंग दूध वाले का कोई भी मिलावटी सामान खरीदने की आवश्यकता नहीं है। बजरंग अब खाली हाथ मक्खियाँ मारता बैठा रहता है। मुश्किल से ही 2-4 लोग उसकी दुकान पर आते हैं। बजरंग को भी इस मोहन दूध वाले के बारे में पता चलता है। तभी बजरंग की दुकान से श्यामला भाभी गुजरती है। अरे श्यामला भाभी, आज दूध नहीं लेंगे क्या? अरे हम पागल हैं क्या जो हम तुम्हारा मिलावटी दूध लेंगे? जब से मोहन आए हैं तब से सभी को शुद्ध दूध मिलना शुरू हो गया है। एक दिन बजरंग डेयरी के सामने से मोहन अपना दूध लेकर गुजर रहा होता है। तभी बजरंग उसे अपनी तरफ बुलाता है। अरे मोहन भाया, रुको तो, जरा और हमारे यहाँ भी तो बैठो। जी भाया, अभी आता हूँ। अरे मोहन, तुम्हारे दूध की शुद्धता के बारे में तो बहुत सुना है, जरा मुझे भी 1 लीटर देना। जी क्यों नहीं, ये लीजिए भाया, बिल्कुल वही भाव है। वाह, बहुत बढ़िया दूध है तुम्हारा। कितने मवेशी हैं घर पर? 4 भैंसे हैं और 3 गाय। मोहन, तुम ऐसा करो, तुम अपना सारा दूध मुझे बेचा करो, मैं बड़े दाम में तुमसे दूध लूंगा। तुम्हें आज कितना मुनाफा होता है, उससे भी ज्यादा मुनाफा होगा। अरे नहीं भाया, लोगों का भरोसा अब मैं नहीं तोड़ सकता। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, राम राम। बजरंग दांत पीस कर रह जाता है। उसने मोहन को बहलाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन सफल न हो सका। राम राम, राम राम। इस मोहन ने तो सारे धंधे को चौपट कर दिया है, इसका जरूर कुछ करना पड़ेगा। दिन के अंत में मोहन अपना सारा दूध बेचकर दूध के डिब्बों को साइकिल में टांग रहा था। हे भगवान, बस आपकी कृपा ऐसी ही बनी रहे और मैं इन शहर वासियों की सेवा करता रहूं। बजरंग उसे चुपके चुपके देख रहा होता है। मोहन साइकिल पर चढ़कर गांव की ओर रवाना हो जाता है, लेकिन उसका पीछा बजरंग भी कर रहा था। शाम ढलने के साथ ही मोहन अपने गांव पहुंच जाता है और अपने घर के सामने साइकिल खड़ी करता है तो दूध के डिब्बे लेकर अपने घर के अंदर जाता है। अरे भाग्यवान, सुनती हो, जरा 1 गिलास पानी तो ले आना। जी अभी लाई। मोहन पानी पीता है। तो कैसा गया आज का व्यापार? सारा दूध बिक गया ना? भगवान का शुक्र है, आज भी सारा दूध बिक गया। उससे भी ज्यादा शहर के लोगों को अब मुझ पर भरोसा है। उससे कीमती चीज और कुछ नहीं हो सकती। ईमानदारी की बुनियाद पर बना व्यापार ही हमेशा हम जैसे गरीबों का साथ देता है। बजरंग एक जगह छुपकर दोनों की बातें सुन रहा होता है। अरे बेटा, ऐसा मजा चखाऊंगा, सारा व्यापार भूल जाएगा। अगली सुबह जब मोहन साइकिल में दूध के डिब्बे टांग रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसकी साइकिल के दोनों पहियों की हवा निकली हुई है। अरे भाग्यवान, सुनती हो, जरा इधर आओ। सुनीता दौड़ी दौड़ी आती है। जी क्या हुआ? अरे ये देखो, दोनों पहिए पंचर हो गए हैं। अब भला मैं कैसे शहर दूध बेचने जाऊं? हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। आप एक काम करिए, आज घर में ही रुक जाइए और साइकिल बनवा लीजिए। तू रामू को कहना साइकिल बनवा देगा, मैं पैदल ही शहर जाऊंगा। और मोहन अपने सारे दूध के डिब्बों को सिर और कंधे पर टांग कर शहर की ओर चल देता है और कुछ ही देर में पहुंच जाता है। दूध ले लो, दूध। अरे मोहन भैया, जरा 1 लीटर दूध देना। और आज आपकी साइकिल कहाँ गई? जी दीदी, पता नहीं कैसे आज सुबह पंचर ही मिली। अरे मोहन भैया, क्या खीर बनी थी कल, दूध में मजा ही आ गया। वैसे साइकिल पंचर कैसे हुई? जी दीदी, पता नहीं कैसे हुआ, कल रात तक तो ठीक थी, लेकिन आज सुबह उठकर देखा तो साइकिल पंचर मिली। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, नहीं तो लौटते लौटते काफी देर हो जाएगी।
मोहन बजरंग की दुकान के सामने से भी जाता है। उसे देखकर बजरंग चौंक जाता है। अरे मोहन, आज पैदल ही दूध बेचने चल दिए? जी बजरंग भैया, पता नहीं कैसे आज सुबह साइकिल पंचर मिली। बच्चों की शरारत होगी। अच्छा अब भैया मैं चलता हूँ। मोहन आगे बढ़ जाता है। बड़ा ही मेहनती व्यक्ति मालूम होता है। साइकिल पंचर करने के बावजूद भी आखिर मोहन दूध बेचने पहुंच ही गया। लगता है कुछ और करना पड़ेगा। शाम होने तक मोहन अपना सारा दूध बेचकर गांव वापस लौट जाता है। वह बहुत थका हुआ होता है। बजरंग इस बार भी उसके पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है। अरे भगवान, रामू ने साइकिल ठीक कर दी क्या? अरे आप आ गए? जी हाँ, आज तो ले आई है साइकिल उसने। ठीक है, एक काम करता हूँ, आज मैं साइकिल अंदर कर देता हूँ। क्या पता बच्चों ने शरारत की हो। मोहन अपनी साइकिल अंदर खड़ी कर दरवाजा लगा लेता है, मगर उसके दूध के सभी डिब्बे बाहर थे। बजरंग इसी मौके की तलाश में था। अब देखता हूँ बच्चे, तू शहर दूध कैसे बेचने जाता है। अगली सुबह दूध दुहने के बाद जैसे ही रामू दूध अपने डिब्बे में डालने लगा तो सारा दूध नीचे से बहने लगा। अरे सुनीता देखो, ये दूध बाहर गिर रहा है। इस डब्बे में किसी ने छेद कर दिया है। अरे हाँ, बाकी डिब्बों के नीचे भी बहुत छेद है। किसकी हरकत हो सकती है? पता नहीं, पर मेरे पास एक उपाय है। तुम डब्बे के नीचे एक मोटा कपड़ा बांध दो। न जाने लोग मेरा कब से इंतजार कर रहे होंगे। मुझे दूध बेचने भी तो जाना है। मोहन कपड़े बांधकर डिब्बे में दूध भरकर शहर की ओर चल दिया। मोहन इस बार भी बजरंग डेयरी के सामने से गुजरा। उसे देखकर बजरंग हैरान हो गया। तुम अरे मोहन, तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे मतलब मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे डब्बों में तो छेद था ना। लेकिन ये बात आपको कैसे पता चली? अरे वो सब छोड़ो। आओ ना, तुम बैठो ना। मोहन को बजरंग के ऊपर थोड़ा शक हुआ, लेकिन वो वहाँ से निकल जाता है। अरे मोहन भाया, ये तुम्हारे डब्बों को क्या हो गया? जी साहब, पता नहीं किसकी शरारत है। कल किसी ने साइकिल की हवा निकाल दी तो आज डब्बों में छेद कर दिया। न जाने कौन हो सकता है। और कौन होगा? तुम्हारे कारण यहाँ सिर्फ एक ही आदमी को नुकसान है, और वो है बजरंग डेयरी। ये सब उसी की चाल हो सकती है। तो साहब, अब मैं क्या करूं? शहर छोड़कर चला जाऊंगा तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? अरे नहीं नहीं मोहन, तुमने हम शहर वासियों को शुद्ध दूध पहुंचाकर बहुत ही उपकार किया है। अब हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम तुम्हारी मदद करें। तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है, सुनो। वो आदमी मोहन के कान में उपाय बताता है। मोहन सुनकर राजी हो जाता है। ठीक है साहब, मैं ऐसा ही करता हूँ। हाँ हाँ मोहन भैया, हम तुम्हारे साथ हैं। हम बजरंग को जरूर सबक सिखाएंगे। शाम ढलने पर मोहन अपनी साइकिल पर चढ़कर वापस गांव की ओर जा रहा होता है। इस बार भी बजरंग उसका पीछा करता है। घर पहुंचने पर मोहन अपना दूध का डिब्बा और साइकिल दोनों ही अंदर कर लेता है। थोड़ा अंधेरा होने पर बजरंग वहाँ पर आता है। अच्छा बेटा, मेरा धंधा चौपट करने के बाद अब तू यहाँ चैन की नींद सोएगा। अब देख मैं क्या करता हूँ। एक ऐसा इंजेक्शन दूंगा जिससे तेरे मवेशी दूध देना ही बंद कर देंगे। वहीं बाहर अस्तबल में मोहन की गाय और भैंस बंधी हुई थी। मोहन ने अस्तबल का दरवाजा खोला और जैसे ही वो गाय और भैंस को इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ा, वहाँ की सभी बत्तियां जल उठी और मोहन समेत शहर के कुछ लोग वहाँ पर आ धमके। अच्छा तो तू ही है वो करामाती इंसान है? नीच, मिलावट का सामान बेचता है और ईमानदारी को हटाना चाहता है। हमें इसे मारना चाहिए। मारो मारो मारो। जी नहीं, कानून को हाथ में लेना ठीक नहीं है। बेहतर होगा अगर हम इसे पुलिस के हवाले कर दें तो। वाह मोहन, न सिर्फ तुम्हारी ईमानदारी बल्कि तुम्हारी शालीनता ने भी हमारा दिल जीत लिया। वाह। वहाँ पर खड़े सभी लोग मोहन के लिए ताली बजाते हैं। बजरंग दूध वाले को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। मोहन उसी शहर में दूध बेचता रहा और कुछ ही वर्षों में उसने अपनी खुद की डेयरी भी खोल ली है और अब वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी प्रसन्नता से रहता है।